नमस्कार बच्चों। तो आज हम आ चुके हैं अपनी क्लास में और हमारा जो चैप्टर चल रहा था, अध्याय चल रहा था, वो है सजीव जगत माने लिविंग वर्ल्ड, है ना। और हमने कल की क्या क्लास में क्या क्या पढ़ा था वो मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है। राम, अरविंद, पायलेश, चलो वेरी गुड, गरिमा, हर्षिता, चलो चलो जल्दी, सुरभि ज्वाइन करो फटाफट। और देखो हमने कल क्या क्या पढ़ा था ये मैं आपको पहले रिकैप करूंगा, है ना। और आज जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं वो हमें क्या क्या पढ़ने हैं, और आज ही आपका जो चैप्टर है ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा। आज हमें पढ़ना है नामकरण व द्विनाम नामकरण पद्धति, वर्गीकरण एवं वर्गीकी संवर्ग और वर्गीकीय श्रेणियां, ठीक है। अब इस पाठ में वर्गीकीय सहायक जो एड्स से, टेक्सोनॉमिकल एड्स थे, वो अब इस चैप्टर से निकल चुके हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। विकास, गरिमा, नहीं विकास नहीं आया, दिलखुश आया है। दिलखुश, गरिमा, ठीक है, ब्यूटी रॉय, प्रमोद, पायलेश, राम, चलो चलो वेरी गुड, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। दिलखुश कल की क्लास करी थी आपने, और आज विकास नहीं आया है शायद, है ना। तो विकास अगर आए हो तो जल्दी से एंट्री करो अपनी फटाफट। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, और मैं आपको बताता हूं कि हमने कल क्या पढ़ा था। तो रिकैप का मतलब होता है कल के लेक्चर का रिवीजन। तो हमने कल पढ़ा था जैव विविधता क्या होती है, जाति संकल्पना क्या होती है, और हमने पढ़ा था सजीवों के प्रमुख लक्षण, सजीवों के प्रमुख लक्षण। तो हमने 5 लक्षण पढ़े थे, तो मैं आपको ये रिकैप कराने जा रहा हूं। सबसे पहला लक्षण था हमारा वृद्धि। क्या था? वृद्धि। क्या वृद्धि पारिभाषित गुण था? वृद्धि पारिभाषित गुण नहीं था। क्यों नहीं था? क्या कारण है? क्योंकि वृद्धि निर्जीवों में भी पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि वृद्धि निर्जीवों में उपस्थित होती है, ठीक है। वृद्धि जो है वो निर्जीवों में उपस्थित होती है। दूसरा है आपका नंबर 2, ये है जनन। क्या जनन पारिभाषित गुण था? नहीं था। क्यों? क्योंकि सभी सजीवों में जनन की क्षमता उपस्थित नहीं होती। जैसे खच्चर, जैसे हिनी, जैसे श्रमिक मधुमक्खियां, जैसे बंध्य मनुष्य दंपति। तीसरा पॉइंट है उपापचयन। क्या ये पारिभाषित गुण है? बिल्कुल है, क्योंकि यह निर्जीवों में अनुपस्थित होता है। ठीक है। चौथा है चेतना, जिसको आप संवेदना भी कहते हैं। क्या ये पारिभाषित गुण है? बिल्कुल है, ठीक है। दिलखुश, आपने कल की क्लास नहीं करी है और आज विकास नहीं आया है, बाकी सारे बच्चे आए हैं। मैं आज आपके घर पर दोनों के बात करूंगा, ठीक है। आप लोग पढ़ाई को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो, ठीक। तो चेतना या संवेदना ये सजीवों का प्रमुख लक्षण है, बिल्कुल है।
क्योंकि यह निर्जीवों में अनुपस्थित होता है। और आखिरी है आपका नंबर 5, जो है कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन ये भी पारिभाषित गुण है, क्योंकि यह निर्जीवों में नहीं पाया जाता। तो ये आपको आना चाहिए, क्योंकि इसमें से सीधे सीधे सवाल होते हैं। तो ये थी आपकी कल की क्लास का रिकैप। आपको किसी को कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो बताइए। अब बढ़ते हैं हम आगे, और आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है नामकरण व द्विनाम नामकरण पद्धति। तो नामकरण क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूं। नामकरण, नामकरण माने नॉमेनक्लेचर। जैसे जब हम सभी लोगों का जन्म होता है तो सबको एक नाम दिया जाता है, ठीक है, सबको एक नाम दिया जाता है। समझ में आया? समझ में आया? जैसे मेरा नाम रखा गया हिमांशु अग्रवाल, आप इतने सारे बच्चे हो, दिलखुश है, विकास है, गरिमा है ना, ब्यूटी रॉय है, जो मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं अभी, प्रमोद है, राम है, पायलेश है, गोविंद है, सौरभ है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो सबका अपना एक नाम होता है, ठीक है। तो प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है, एक स्टैंडर्ड नाम होता है, जिस नाम से वो जाना जाता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? नाम पद्धति, माने नॉमेनक्लेचर सिस्टम। लेकिन ये जो नाम पद्धति है, ये हर भाषा में अलग अलग होती है। जैसे आप संतरा ले लो, संतरे को हम राजस्थान में संतरा कहते हैं, गुजरात में जाते हैं तो नारंगी कहते हैं, अंग्रेजी में ऑरेंज कहते हैं, जापानी में सांतरो कहते हैं। तो अब ये बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो फिर क्या किया गया, इन सब जीवों के जितने भी जातियां अभी तक खोजी गई हैं, सबके नाम जो हैं वो वैज्ञानिक पद्धति पर रखे गए, जिसको कहते हैं क्या? नाम पद्धति, जिससे जीवों को पहचाना जाता है। क्या किया जाता है? पहचाना जाता है। इसके लिए अलग अलग संस्थाएं बनाई गई। तो संस्थाएं और कोड बनाए गए। जैसे अगर वो कोड बनाया गया पादपों के लिए, तो उसका नाम दिया गया ICBN। क्या दिया गया? ICBN। ICBN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो यहां पे मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूं, इंटरनेशनल कोड, अंतरराष्ट्रीय कोड हो गया, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कोड, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ये किसके लिए रखा गया? पादपों के लिए। नंबर 2 आया आपका ICZN, माने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जूलॉजिकल का मतलब जंतुओं के लिए। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये है जंतुओं के लिए। फिर ऐसा ही आया जीवाणुओं के लिए।
ICBACN। तो यहाँ पर ये सब सेम है, इंटरनेशनल कोड ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर, और ये किसके लिए है? जीवाणुओं के लिए। किसके लिए बेटा? जीवाणुओं के लिए। फिर आया ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नॉमेनक्लेचर, ये आया विषाणुओं के लिए। जल्दी बोलिए हाँ या ना। तो जो वैज्ञानिक नाम है इसकी एक गारंटी होती है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट लिखी है एनसीईआरटी में। जो वैज्ञानिक नाम है इसकी गारंटी होती है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। जैसे हम मनुष्य हैं, हमारा नाम है होमो सैपियंस, तो पूरी पृथ्वी पर, पूरे विश्व में हमें होमो सैपियंस के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक है। तो जैसे सपोज करो आप किसी नौकरी की वजह से या पढ़ाई की वजह से किसी और देश में चले गए, तो वहाँ पर आप कोई जाति का नाम नहीं ले पा रहे हैं। जैसे हाथी, हाथी का अंग्रेजी नाम होता है एलिफेंट, लेकिन वैज्ञानिक नाम होता है एलिफस मैक्सिमस। क्या नाम होता है? एलिफस मैक्सिमस। तो फिर आपको हाथी का नाम पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप विश्व में किसी भी जगह जाएं तो उस नाम को आप बताकर उस जाति के बारे में बात कर सके। समझ में आ रहा है हाँ या ना? तो अब हम बढ़ते हैं आगे और हम चलते हैं अपने इस पर नामकरण की पद्धति पर, जिसको हम कहते हैं द्विनाम नामकरण पद्धति। ठीक है, माने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये जो द्विनाम नामकरण पद्धति है, ये देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? आपके अपने कैरोलस लीनियस। इसलिए कैरोलस लीनियस को नामकरण पद्धति का जनक कहा जाता है। तो ये हैं कैरोलस लीनियस। आपको पता है कैरोलस लीनियस का भी बहुत बड़ा नाम था पहले। तो सबसे पहले उन्होंने अपने नाम को दो नामों में द्विनाम पद्धति के अनुसार ढाला। तो यहाँ पर मैं इसके कुछ नियम होते हैं। तो नियम में सबसे पहला जो नियम है नाम लिखने का, वो क्या है? पहला नियम है कि प्रत्येक नाम लैटिन भाषा से लिए जाते हैं। लैटिन भाषा से या तो लिए जाते हैं या उनको लैटिन भाषा में परिवर्तित करते हैं, माने उनका लैटिनीकरण किया जाता है। इसके दो कारण हैं। पहला, लैटिन किसी भी देश में बोली नहीं जाती, वो व्यावसायिक भाषा नहीं है। अब जैसे अगर हम सारे वैज्ञानिक नाम हिंदी में रखते, तो अब जो सारे देशों का सम्मेलन होता है, मीटिंग होती है, तो उसमें हम भारतीय ना घमंड में रहते कि हमारी भाषा का चयन किया गया है, ताकि ऐसे विवाद ना हो, ऐसी लड़ाइयाँ ना हो। इसलिए क्या किया गया है, जो ऐसी भाषा ली गई है जो एक मृत भाषा है। मृत भाषा का मतलब है ना ये कहीं बोली जाती है और ना ही ये कहीं लिखी जाती है। ये एक मृत भाषा है और किसी भी देश की व्यावसायिक भाषा नहीं है। या तो ये लैटिन भाषा से लिए जाते हैं या फिर उनका क्या किया जाता है? लैटिनीकरण, या फिर उनका लैटिनीकरण किया जाता है, माने उनको लैटिन में परिवर्तित करते हैं। ये मैं आपको दूसरा नियम एक उदाहरण देकर बताता हूँ। जैसे आम जो है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका लिन डॉट।
इस नामकरण पद्धति के अनुसार प्रत्येक वैज्ञानिक नाम में दो पद होते हैं। जो प्रथम पद होता है, पहला पद, वो क्या होता है? पहला पद होता है वंशीय नाम, वंश का नाम। और जो दूसरा पद होता है वो क्या होता है? जाति संकेत पद। जाति संकेत पद। बेटा वंशीय नाम माने वंश का नाम, और अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं जेनेरिक नेम। और जाति संकेत पद को हम कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक एपिथेट। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। इसमें ये जो मैंजीफेरा है आम के लिए, ये है पहला पद। क्या है ये? पहला पद। तो दूसरा रूल का पहला पॉइंट, वंशीय नाम है तथा वंश को दर्शाता है। आम का वंश क्या है? मैंजीफेरा, दर्शाता है। दूसरे का बी रूल, यह सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रारंभ होता है। देख रहे हैं ना आप, एम बड़ा है, बड़ा। फिर जो दूसरा पद होता है इंडिका, ये है दूसरा पद। इसका दो का पहला रूल है जाति संकेत पद है तथा जाति को दर्शाता है। रूल नंबर 2 का बी पॉइंट, यह अंग्रेजी वर्णमाला के सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से प्रारंभ होता है। आप देख रहे हो ना, इंडिका में आई छोटा है जबकि मैंजीफेरा में एम कैसा है? बड़ा है। ठीक है। अब रूल नंबर 3, जब इन दोनों पदों को छापते हैं, माने कंप्यूटर पर लिखते हैं या टाइपराइटर से किताबों में, मैगजीन में, अखबारों में छापते हैं, तो तिरछा, तिरछा माने इटैलिक्स, इटैलिक्स में छापा जाता है। आप देखते हैं कंप्यूटर में एक इटैलिक्स फॉन्ट होता है, तो अगर ये छापेंगे तो ये कैसे छापा जाएगा? ऐसा, तिरछा।
ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? लैटिन भाषा को सम्मान देने के लिए। कौन सी भाषा को सम्मान देने के लिए? लैटिन भाषा को। या हाथ द्वारा लिखने पर, जब इन्हें हाथ से लिखते हैं तो इन्हें अलग अलग रेखांकित करते हैं। रेखांकित का मतलब अंडरलाइन। तो आप देख लो, मैंने हाथ से लिखा है तो मैंने मैंजीफेरा को और इंडिका को अलग अलग अंडरलाइन करा है। ठीक है बच्चों, इसमें तो मुझे लगता है कोई डाउट्स होंगे नहीं। अब इसमें एक और शब्द लिखा है LINN डॉट, लिन डॉट। ये जो है, ये है तीसरा पद। तीसरा पद जिस वैज्ञानिक ने नामकरण किया उसका नाम संक्षिप्त रूप में, जैसे मेरा नाम अगर हिमांशु अग्रवाल है तो AGAR और डॉट लगा दिया। ठीक है, आपका नाम जैसे मुझे ऊपर दिखाई दे रहा है दिलकुश सैनी, SAINI है तो SAIN डॉट, ऐसे। ठीक है, जैसे पायलेश बलौतिया है BALO डॉट, ऐसे। ठीक है, तो फिर इसे ना ही इटैलिक्स में छापते हैं व ना ही रेखांकित करते हैं। इसे सीधे सीधे रोमन फॉन्ट में, फॉन्ट माने शब्द रूप जो कंप्यूटर में छापते हैं, ठीक है, रोमन फॉन्ट में लिखते हैं। अनेक वैज्ञानिकों ने इसे, मतलब इस नियम को, इसे स्वीकार नहीं किया। ठीक है, स्वीकार नहीं किया, क्योंकि यही दो नाम याद करने बड़े मुश्किल हैं और हर एक के साथ वैज्ञानिक का नाम और याद करो। तो ये थी आपकी द्विनाम नामकरण पद्धति। जैसे मुझे लगभग 3000 नाम याद हैं। जैसे पूछना शुरू करो, मैं आपको बताऊंगा जल्दी फटाफट। जैसे आम का मैंजीफेरा इंडिका है, पायलेश ने एप्पल, सेब, सेब का पायरस मेलस है। गरिमा ने लिखा है तरबूज, तरबूज, क्यूक्यूमिस मैक्सिमा, कुकुरबिटा मैक्सिमा, तरबूज। ठीक है, और बोलिए और बोलिए और बोलिए। संतरा, संतरा माने ऑरेंज, इसे कहते हैं सिट्रस मेडिका। और पूछो बेटा। अंगूर, अंगूर को कहते हैं विटिस विनिफेरा। और पूछिए और पूछिए, जल्दी जल्दी जल्दी। बनाना, केला, केले को कहते हैं म्यूसा पैराडीसियाका, मूसा पैराडीसियाका। और बोलो जल्दी, मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं, जल्दी पूछो। बैंगन, बैंगन बैंगन ब्रिंजल, उसे कहते हैं सोलानम मेलनजेना। तो मुझे लगभग 3000 नाम याद हैं और ये किसके अनुरूप है?
द्विनाम नामकरण पद्धति के। अब बढ़ते हैं फटाफट आगे। नामकरण से ही संबंधित एक शब्द है जिन्हें हम कहते हैं टॉटोनिम। क्या कहते हैं? टॉटोनिम्स। टॉटोनिम्स क्या हैं? ये वे वैज्ञानिक नाम हैं जिनमें वंशीय नाम व जाति संकेत पद एक समान होते हैं। एक समान होते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, जैसे गोरिल्ला। गोरिल्ला एक बंदर का बड़ा प्रारूप होता है ना। गोरिल्ले का वैज्ञानिक नाम होता है गोरिल्ला गोरिल्ला। क्या होता है? गोरिल्ला गोरिल्ला। ऐसे ही होता है चूहा। चूहे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? रेटस रेटस। रेटस रेटस। ऐसे ही कोबरा। कोबरा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? नाजा नाजा। मैं तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण लिखवा सकता हूं। जैसे एक और है जिसे आप कहते हो उल्लू। ब्यूबो ब्यूबो। ऐसे ही होता है एक मेंढक, टोड जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं ब्यूफो ब्यूफो। तो मैं तो आपको बहुत सारे बता सकता हूं क्योंकि मुझे ये बहुत सारे नाम हैं। दिलकुश सैनी ने टमाटर का भी पूछा है। टमाटर का नाम मैं बता देता हूं, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। ठीक है दिलकुश, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये है टॉटोनिम्स। अब ये सिस्टम चलता गया। इसके बाद आई त्रिनाम नामकरण पद्धति। त्रिनाम नामकरण पद्धति माने ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और ये पद्धति देने वाले वैज्ञानिक थे दो, अर्नेस्ट हेकल और स्ट्रिकलैंड। किसने दी थी? अर्नेस्ट हेकल और स्ट्रिकलैंड। इस पद्धति के अनुसार जो नाम होते हैं उसमें 3 पद होते हैं। जैसे द्विनाम में तो 2 ही थे, इसमें 3 पद होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जंतुओं में। जंतुओं में मैं आपको उदाहरण के साथ बता रहा हूं। उदाहरण हमने लिख दिया मनुष्य। मनुष्य के क्या नाम है? मनुष्य का नाम है होमो सेपियंस सेपियंस। तो इसमें जो सबसे पहला नाम है ये है वंशीय नाम, दूसरा है जातीय नाम और तीसरा है
उपजाति माने सब स्पीशीज। ठीक है, दूसरा चलते हैं पौधों में, पादपों में नंबर 2। पादपों में मैं उदाहरण देता हूं पत्ता गोभी, बंद गोभी होती है ना, पत्ता गोभी। पत्ता गोभी का नाम है ब्रासिका ओलिरेशिया, ब्रासिका ओलिरेशिया कैपिटेटा। इसमें भी जो 3 नाम है उसमें से पहला नाम तो वंश का ही नाम है, दूसरा नाम जाति ही है, और जो तीसरा पद है वो क्या है, वो है किस्म। क्या है बेटा, किस्म। किस्म को अंग्रेजी में हम कहते हैं वैरायटी। क्या कहते हैं, वैरायटी। ऐसे ही जो तीसरा है वो है सूक्ष्म जीव, नंबर 3। सूक्ष्म जीवों में इसका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, जीवाणु ई कोलाई। इसका वंश क्या है, एस्केरेशिया। इसकी जाति क्या है, कोलाई। ओह, इंग्लिश में लिखना था बेटा, 1 मिनट। एस्केरेशिया कोलाई RY13। इसमें भी आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, पूछिए क्वेश्चंस। कल की आपने DSA करी थी, उसके जो डाउट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे क्लास के आखिरी में। तो एस्केरेशिया कोलाई, तो इसमें पहला जो पद है वो है वंशीय नाम, दूसरा जो है वो है जाति या जाति संकेत पद, और तीसरा है प्रभेद माने स्ट्रेन। तो त्रिनाम नामकरण पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम 3 पदों से मिलकर बना होता है, जिसमें जंतुओं में तीसरा पद उपजाति सब स्पीशीज होता है, पादपों में तीसरा पद किस्म या वैरायटी होता है, और सूक्ष्म जीवों में तीसरा पद प्रभेद या स्ट्रेन होता है। हाँ या ना? तो ये है त्रिनाम नामकरण पद्धति, बाई चांस कोई क्वेश्चन पूछ ले तो। ठीक, अब ये आपका यहाँ पर नामकरण खत्म होता है। नामकरण के सारे नियम आपको पता हैं। लैटिन भाषा पहला, ये नाम वंशीय है, ये संकेत पद है, ये बड़े अक्षर से शुरू होता है, ये छोटे से शुरू होता है, दोनों को या तो तिरछा छापते हैं या अंडरलाइन करते हैं, और ये तीसरा पद वैज्ञानिक का नाम है। तो ये सारे नियम के साथ आपका नामकरण यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगला पॉइंट और शुरू करते हैं हम वर्गीकरण। वर्गीकरण जिसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण क्या होता है? बहुत सरल जवाब है। वर्गीकरण, दिलखुश फटाफट विकास को फोन करो कि वो ज्वाइन करे, चलो जल्दी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं वर्गीकरण की। वर्गीकरण माने क्लासिफिकेशन। बिल्कुल आसानी से समझ में आता है कि वर्गों में रखना वर्गीकरण कहलाता है। तो वर्गीकरण क्या है? ये एक प्रक्रम है, वह प्रक्रिया
वह प्रक्रिया, प्रक्रिया माने क्रियाविधि, वह प्रक्रिया जिसमें आसानी से दिखाई देने वाले, आसानी से दिखाई देने वाले, मतलब जो ऊपर से आसानी से दिखाई देने वाले या जिनको दृश्यत भी कहते हैं वाले गुणों के आधार पर निश्चित या नियमित या हमारी सुविधा अनुसार पर सुविधाजनक वर्गों में जीवों को रखना वर्गीकरण माने क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। अब जैसे आप किसी जंगल में जा रहे हैं और उस जंगल में आपको दिखाई दे रहा कोई एक जानवर दिखाई दिया, बड़ा प्यारा सा छोटा सा जानवर है, ना वो खरगोश है, ना नेवला है, ना ऊद बिलाव है, ना बिल्ली है, ना चूहा है। अब हमें उसका वर्गीकरण करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले उसके गुण लिखने पड़ेंगे। क्या लिखने पड़ेंगे? गुण। ठीक है, गुण लिखने पड़ेंगे और फिर उनको पहचानना पड़ेगा, फिर उसको एक निश्चित श्रेणियों में रखना पड़ेगा और उससे पहले उसको नाम देना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे ये प्रोसेस हैं, ये क्रियाएं हैं जो आप इसमें करेंगे। अब ये प्रक्रिया जिसको क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जो वर्गीकरण के प्रक्रमों और सिद्धांतों का पालन करती है और सिद्धांतों का पालन करती है, उसे वर्गीकी और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी कहते हैं। और आपके वर्गीकी के जनक कौन है? ये आपको पता होना चाहिए। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी के जनक, ये हैं कैरोलस लीनियस, जो नामकरण के भी जनक कहलाते थे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जैसे हम वर्गीकरण कर रहे हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, स्तनधारी है, गेहूं है, आम है, पीपल है, चावल है, पौधे हैं, जंतु हैं, तो ये सारे क्या है? सुविधाजनक वर्ग हैं। तो इनमें हम इनको हम सुविधाजनक श्रेणियों को हम आसान भाषा में क्या कहते हैं? वर्गक। क्या कहते हैं? वर्गक। मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल मैं यहां पर लिख रहा हूं वर्गक। वर्गक को अंग्रेजी में कहते हैं टैक्सॉन और इसका बहुवचन होता है टैक्सा। ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। टैक्सा, ये जितने भी श्रेणियां हैं इनको हम सामूहिक रूप से टैक्सा कह देते हैं। ठीक है, तो अगर आप बात करें वर्गीकरण की, तो गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। और गुण कैसे कैसे हो सकते हैं आप लिख लो, मैं आपको बता रहा हूँ। गुण हो सकते हैं शारीरिक बाह्य संरचना, आंतरिक संरचना, प्रकार कितने प्रकार के हैं, कोशिकाओं की संरचना प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, विकासीय प्रक्रम मतलब इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, और पारिस्थितिक सूचनाएं एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन। तो ये सभी आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आधुनिक वर्गीकरण तंत्र के आधार क्या क्या हैं? तो नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूं, प्रकार। नंबर 2 रचना। रचना का मतलब होता है स्ट्रक्चर, चाहे बाह्य संरचना हो या आंतरिक। नंबर 3 कोशिकाओं की रचना, मतलब कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक हैं या यूकैरियोटिक हैं। ठीक है, फिर आता है आपका विकासीय प्रक्रम, इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, उद्विकास। ठीक है, इसमें अपने पूर्वजों से संबंध भी आ जाता है। ठीक है, फिर है आपका पारिस्थितिकीय, सूचनाएं, कि जैसे कोई पौधा है वो कौन सी जलवायु, मिट्टी और उसमें वो होता है। तो ये आधुनिक वर्गीकरण तंत्र के कुछ आधार हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो है वर्गीकी। वर्गीकी क्या था? वर्गीकी था वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है, तो वर्गीकी के आधार क्या क्या हैं? वर्गीकी, वर्गीकी का मतलब है वर्गीकरण विज्ञान के आधार। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया, आप जंगल में गए, आपको कोई वहाँ पर जानवर मिला, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप उसके लक्षण एक पेपर पर लिखेंगे। उसको आप क्या कहते हैं? विशेषीकरण। तो नंबर 1 है विशेषीकरण, माने कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन। दूसरा क्या है? उसको पहचानना, पहचान, या इसी का दूसरा नाम है अभिज्ञान। इसका मतलब होता है अंग्रेजी में आइडेंटिफिकेशन। तीसरा, आपने उसको पहचान लिया, फिर आपने दिया उसको एक नाम। ठीक है, तो है नामकरण। माने नॉमेनक्लेचर। और फिर आपने उसको सभी श्रेणियों में क्या कर दिया? वर्गीकृत कर दिया। माने वर्गीकरण। माने क्लासिफिकेशन। तो ये आपके वर्गीकरण विज्ञान के 4 आधार हैं: विशेषीकरण, पहचान, नामकरण
और वर्गीकरण। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, बहुत लंबे समय से जो जीव हैं उनके बारे में अध्ययन किया जा रहा है, उनकी वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियां आई जा रही हैं। तो ये तो वर्गीकी जो टेक्सोनॉमी है, ये तो विज्ञान की एक शाखा है, लेकिन इस विज्ञान की शाखा के बाद एक निश्चित रूप से जब एक स्टेप बाय स्टेप क्रमानुसार जब हम करते हैं वर्गीकरण, तो उसको कहते हैं सिस्टमैटिक्स। क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक्स। तो अब मैं आपको बता रहा हूं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक्स है वर्गीकरण अध्ययन की एक शाखा। वर्गीकरण विज्ञान माने वर्गीकी, वर्गीकरण विज्ञान की वह शाखा जिसमें एक निश्चित क्रम में या रूप में सिस्टम के साथ में वर्गीकरण किया जाता है। उसे सिस्टमैटिक्स कहते हैं। जैसे मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं और बायोलॉजी हम पहले चैप्टर से लेकर चल रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी कोचिंग्स में क्या होता है, कोई सेल पहले पढ़ा रहा है, कोई टिश्यूज़ पहले पढ़ा रहा है। हम ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक सिस्टम से पढ़ रहे हैं। तो इसी को आप क्या कहते हैं? वर्गीकरण पद्धति या सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टमैटिक्स शब्द के बारे में मैं आपको बता दूं, यह शब्द लैटिन भाषा के सिस्टीमा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक निश्चित क्रम में। जिसका अर्थ है एक निश्चित क्रम में। तो सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग लीनियस ने अपने प्रकाशन या पुस्तक सिस्टीमा नेचर एक किताब लिखी थी, नेचुरी भी कहते हैं कई लोग उसे, सिस्टीमा नेचर में किया था। सबसे पहले लीनियस ने ही इसका उपयोग किया था। तो लीनियस ने बहुत सारे काम किए हैं, इसलिए तो उन्हें वर्गीकी और नामकरण का जनक कहा जाता है। ठीक है बच्चों, गरिमा, कोई डाउट्स? राम, पायलेश, दिलखुश, सौरभ, गोविंद, प्रिया,
नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो लीनियस ने अपने जो प्रकाशन है उसका शीर्षक क्या लिखा था? सिस्टीमा नेचुरली लिखा था, ठीक है। अब वर्गीकरण पद्धति में पहचान करना, नाम देना और ये बहुत बड़े बड़े कार्य हैं, इसमें बड़ा समय लगता है, ठीक है। और वर्गीकरण पद्धति में जीवों की विकासीय पद्धति माने इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स का भी ध्यान रखा जाता है। तो एक सिस्टम से वर्गीकरण करने के लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए अगला टॉपिक जो है वर्गीकी संवर्ग। वर्गीकी संवर्ग, ठीक है। संवर्ग का मतलब है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ये क्या है? ये है अलग अलग श्रेणियों का एक निश्चित क्रम। क्या है? व्यवस्था, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं वर्गीकरण के लिए वर्गीकीय श्रेणियों माने टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, या जिसको हम रैंक भी कहते हैं, या टैक्सा। अब समझ में आया? टैक्सा वर्गीकीय श्रेणियों की एक क्रमानुसार व्यवस्था की एक क्रमानुसार व्यवस्था की आवश्यकता होती है जिसे वर्गीकीय संवर्ग कहते हैं। वर्गीकीय संवर्ग, या इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है वर्गीकीय पदानुक्रम। माने टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अब इस टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में क्या होता है? इसकी एक इकाई को हम क्या कहते हैं? टैक्सा। तो मैं लिख देता हूं, इसकी इकाई को वर्गक या टैक्सॉन, और बहुवचन क्या था? टैक्सा कहते हैं। अब आपको पता चल जाएगा कि टैक्सॉन क्या होता है। ये जो टैक्सॉन है ये एक पद को दिखाता है, यह एक सीढ़ी को दिखाता है। किसे दिखाता है? सीढ़ी को। और उस सीढ़ी को हम टैक्सॉन कहकर बुलाते हैं। तो अब आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है कि एक वर्गीकीय संवर्ग में कितने टैक्सॉन होते हैं, वो पहले बाद में देखेंगे। पहले लिखते हैं वर्गीकीय पदानुक्रम। इस वर्गीकीय पदानुक्रम में कुल कितनी श्रेणियां होती हैं? तो कुल, ऐसे नहीं,
कुल 28 श्रेणियां होती हैं। अब इन 28 को मैं 2 भाग में बांट रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं 7 प्रमुख श्रेणियां, 7 प्रमुख या विस्तृत श्रेणियां जो हमारे काम की हैं, माने ब्रॉड, या ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ब्रॉड या ऑब्लिगेट कैटेगरीज मतलब जरूरी वाली कैटेगरीज। तो सबसे ऊपर जो होती है वो होती है आपकी जगत। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं जगत माने किंगडम। दूसरी श्रेणी है आपकी संघ, लेकिन ये जो संघ है ये संघ जंतुओं के लिए प्रयोग होता है। संघ माने फाइलम, और इसी की समतुल्य पौधों के लिए है, उसको हम कहते हैं भाग या विभाग या प्रभाग माने डिवीजन। तीसरी कैटेगरी है वर्ग माने क्लास। चौथी कैटेगरी है गण माने ऑर्डर। अगली कैटेगरी है कुल माने फैमिली। अगली कैटेगरी है, ये आपको पता है, वंश माने जेनस। और अगली कैटेगरी है जाति माने स्पीशीज। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा और भी श्रेणियां होती हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं 21 मध्यवर्ती श्रेणियां माने इंटरमीडिएट कैटेगरीज। लेकिन हमारी काम की कौन सी हैं? ये वाली। अब इधर मैं यहां पर लिख रहा हूं जीवन, डोमेन, उपडोमेन, ऊपरी जगत, उपजगत, ऊपरी संघ या ऊपरी भाग, उपसंघ या उपभाग, ऊपरी वर्ग, उपवर्ग, इंफ्रावर्ग, सीरीज। ऊपरी गण, उपगण, ऊपरी कुल, उपकुल, ट्राइब। ट्राइब माने जनजाति। ऊपरी वंश,
उपवंश, ऊपरी जाति, उपजाति। उपजाति होती है जंतुओं में, मैंने आपको आज नामकरण पद्धति में बताया था, ठीक है। फिर किस्म होती है पौधों में, और प्रभेद होता है सूक्ष्म जीवों में। तो हमें ये याद नहीं करनी है सारी, बस क्योंकि नीट में ट्राइब के बारे में सवाल आ चुका है, तो ट्राइब कुल और वंश के बीच में, यहाँ मैं स्टार लगा रहा हूँ। अगर कोई पूछे ट्राइब कहाँ आती है तो यहाँ आएगी। इसको पढ़ने का तरीका है जीवन, डोमेन, उपडोमेन, ऊपरी जगत, जगत, उपजगत, ऊपरी संघ, संघ, उपसंघ या ऊपरी भाग, भाग, उपभाग, ऊपरी वर्ग, वर्ग, उपवर्ग, इंफ्रावर्ग, सीरीज, ऊपरी गण, गण। ये ऐसे बनाया गया था। लेकिन अगर आपको हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में यही 7 प्रमुख आरोही क्रम में मैंने आपको क्या लिखकर बताई हैं, श्रेणियां, या फिर इनको आप वर्गक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वर्गक भी कह सकते हैं। अब एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये बताने जा रहा हूं कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं, तो आपको मैं पढ़ाऊंगा मानव जीनोम परियोजना में, ये पढ़ाऊंगा कि सभी मनुष्य में 99.9% लक्षण समान होते हैं। तो उभयनिष्ठ लक्षण माने कॉमन कैरेक्टर। तो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो उभयनिष्ठ माने समान, लक्षणों माने कॉमन कैरेक्टर्स में वृद्धि होती है। क्योंकि जगत में देखो, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ते हैं। जैसे होमोसैपियंस, हम होमोसैपियंस हैं, हम सब में, मुझ में, आप में, मम्मी पापा में, दादा दादी में, रिश्तेदारों में, गांव वालों में, जितने भी मनुष्य हैं, सब में 99.9% जो लक्षण है वो समान है। लेकिन जगत में जाओ, हमारा जगत जंतु है, चींटी का भी जंतु है, बंदर का, भालू का, शेर का, मुर्गी का, झींगा का, मछली का। तो जैसे जैसे हम ऊपर आते हैं तो उभयनिष्ठ लक्षण कम होते हैं, नीचे जाने पर बढ़ते हैं। तो अब दूसरा पॉइंट, एक और प्रकार के लक्षण होते हैं, उनको हम कहते हैं सामान्य लक्षण माने जनरल कैरेक्टर्स। तो जब हम नीचे जाते हैं तो सामान्य लक्षणों माने जनरल कैरेक्टर्स में कमी आती है। इसका मतलब उभयनिष्ठ लक्षण और सामान्य लक्षण एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। ये आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं 4 जीवों का वर्गीकरण जो आपके एनसीईआरटी में दिया है और आपको वो याद होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं वापस से यहां पर लिखूंगा 4 सातों की सातों श्रेणियां। नंबर 1 जगत, नंबर 2 संघ या भाग, नंबर 3 वर्ग, नंबर 4 गण, नंबर 5 कुल, नंबर 6 वंश और नंबर 7 जाति। तो सबसे पहले यहाँ पर हम किसका वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं? हम वर्गीकरण पढ़ेंगे आम का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आम। तो आम का जगत है पादप, प्लांट किंगडम। आम का भाग
भाग माने डिवीजन। ये क्या है जल्दी बोलो, ये है एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी, एंजियोस्पर्मी, ये आपको याद रखना है। वर्ग, वर्ग मतलब क्लास, ठीक है। तो आम की क्लास क्या है जल्दी बोलो, इस ये द्विबीजपत्री है माने डाई कॉटिलिडनी, डाइकोटिलिडनी। गण क्या है आम का, सेपिंडेल्स, ये याद होना चाहिए, सेपिंडेल्स। कुल क्या है आम का, एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी, ठीक है। वंश क्या है, ये इंग्लिश में लिख रहा हूं क्योंकि ये वैज्ञानिक नाम आपको याद करने पड़ेंगे, और हाथ से लिखा है तो अंडरलाइन, मैंजीफेरा, और जाति है इंडिका, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। अब आम के बाद एक जंतु ले लेते हैं, मनुष्य। मनुष्य का जगत क्या है, जंतु, एनिमेलिया। हमारा संघ क्या है, हमारी मेरुरज्जु है, नोटोकॉर्ड है, तो हम संघ को लिखेंगे कॉर्डेटा। हमारा वर्ग क्या है, स्तनी, हम स्तनधारी जीव हैं माने मैमेलिया। ये साथ के साथ याद करते चलिए, ठीक है। हमारा गण क्या है, बंदरों का और इंसानों का गण क्या है, प्राइमेटा। हमारा कुल क्या है, मनुष्य जैसे, बंदर जैसे जीव, हम हैं होमिनिडी। और हमारा वंश है होमो, और हमारी जाति है सेपियंस। अब आम था, और फिर एक हम पौधा और ले लेते हैं, वो है गेहूं। गेहूं का जगत है पादप, भाग है एंजियोस्पर्मी, वर्ग है, इसमें एक ही बीज पत्र होता है माने मोनो कॉटिलिडनी, मोनोकॉटिलिडनी। गण क्या है गेहूं का, पोएल्स। कुल क्या है, पोएसी। वंश क्या है, ट्रिटिकम। और जाति क्या है, एस्टिवम। साथ के साथ याद कर लेना, 2017 या 18 में पूछा गया था गेहूं का वैज्ञानिक नाम, वो है आपका ट्रिटिकम एस्टिवम। और आखिरी है आपकी घरेलू मक्खी। मक्खी है तो किस जगत से इसका संबंध है, जंतु जगत माने एनिमेलिया, ठीक है। इसका संघ क्या होगा जल्दी बोलो, संघ क्या होगा, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में क्या होते हैं, उपांग शरीर से जुड़े हुए होते हैं, है ना, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। वर्ग क्या है मक्खी का, जल्दी बोलिए फटाफट, कीट है, कीट माने इंसेक्टा। फिर गण क्या है इसका, जल्दी बोलिए, डिप्टेरा। ये आपको बच्चों याद होने चाहिए, डिप्टेरा। फिर कुल क्या है इसका, जल्दी बोलिए, जल्दी, कुल है म्यूसिडी, म्यूसिडी। और इसका वंश है मस्का, और इसकी जाति है डोमेस्टिका।
ये बच्चों आपको जो मैंने पूरा चार्ट बनाया है, ये पूरा चार्ट आज आप याद करेंगे, क्योंकि आज ही हम ये चैप्टर अपना क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे और उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट आपकी टेबल है। ठीक, समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो, यस और नो लिखकर मुझे बताइए कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर हम एक एक पद की बात करेंगे। किस पद की बात करेंगे? हम बात करेंगे जगत की, हम बात करेंगे संघ या भाग की, हम बात करेंगे वर्ग की, गण की, कुल की, वंश की और जाति की। इन सब की बात हम करेंगे एक एक करके, लेकिन ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जब हम नीचे जाते हैं तो उभयनिष्ठ लक्षण बढ़ते हैं और जब हम नीचे जाते हैं तो सामान्य लक्षण घटते हैं। जब हम ऊपर आते हैं तो उभयनिष्ठ लक्षण कम होते हैं और जब हम ऊपर आते हैं तो सामान्य लक्षण में वृद्धि होती है। तो सामान्य लक्षण और उभयनिष्ठ लक्षण एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब मैं बताता हूं आपको आगे कुछ उदाहरण लेके। इसके लिए पहले हम करते हैं जंतुओं के लिए। तो एक बार मैं यहां पर एक हेडिंग लिख देता हूं, जंतु जगत। ठीक है, और इसके ना मैं सातों वो लिख देता हूं। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं जगत से। जगत माने किंगडम। दूसरा इसमें आएगा संघ। संघ माने फाइलम। संघ के बाद क्या आएगा? वर्ग। वर्ग माने क्लास। वर्ग के बाद क्या आएगा? गण। गण माने ऑर्डर। इसके बाद आएगा कुल। कुल माने फैमिली। कुल के बाद आएगा वंश माने जीनस और फिर आएगी जाति माने स्पीशीज। तो करते हैं शुरू एक उदाहरण के साथ। तो सबसे पहले यहां पर मैं ले रहा हूं जगत जंतु, है ना। तो जंतु, अब हमारा मनुष्यों का संघ क्या है? कॉर्डेटा। तो आपने जूलॉजी में 11वीं क्लास में 11 संघ पढ़े हुए हैं। तो मैं कुछ नाम लिख दे रहा हूं यहां पर, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर आर्थ्रोपोडा। याद है आप कहां से शुरू करते हो? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा, सीलंट्रेटा, टीनोफोरा, याद आया? आर्थ्रोपोडा। फिर मैंने यहां पर लिख दिया है नॉन कॉर्डेटा और यहां पर मैंने लिख दिया है कॉर्डेटा। तो ये मैं आपको बता देता हूं, टोटल 11 संघ होते हैं, मैंने उसमें से 3 ही लिए हैं। अब कॉर्डेटा में वर्ग कितने होते हैं? मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5, 5 वर्ग लिख देता हूं। तो कौन कौन से लिखूं? हाँ, एक है मछलियों का, उसे कहते हैं स्पीसीज। दूसरा है आपका उभयचर माने एम्फीबिया। तीसरा है सरीसृप माने रेप्टिलिया। स्पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया। फिर है एवीज जिसमें पक्षी आते हैं। और आखिरी है हमारा मैमेलिया, स्तनधारी। तो कॉर्डेटा 1 2 3 4 5। फिर मैमेलिया में हम गण की बात करते हैं। वैसे तो जब हमने पढ़े थे तो 16 गण होते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ही लिख रहा हूं। जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं प्राइमेटा।
प्राइमेटा में तो मनुष्य होते हैं। एक और गण मैंने लिख दिया इसमें कार्निवोरा। ये सब आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी में ये पैराग्राफ में लिखा है, मैं आपको यहाँ रे डायग्राम से पढ़ा रहा हूँ। ऐसे पढ़ना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो कार्निवोरा, कार्निवोरा में मांस खाने वाले जंतु होते हैं। कार्निवोरा के मैं दो कुल लिख देता हूं। एक कुल मैं लिख रहा हूं फेलिडी, फेलिडी में बिल्लियां आती हैं, और दूसरा मैं लिख रहा हूं कैनिडी, कैनिडी में कुत्ते आते हैं। तो एक कार्निवोरा का कुल हो गया ये, एक हो गया ये। अब फेलिडी में आती हैं आपकी बिल्लियां। जो छोटी बिल्लियां होती हैं वो मैंने लिख दिया फेलिस, और जो बड़ी बिल्लियां होती हैं उनको मैंने लिख दिया पैंथेरा। ऐसे ही कैनिडी में एक हम उसकी बात करते हैं वंश की, जो है कैनिस। अब फेलिस में एक जाति है डोमेस्टिका। यहां पर आपका ये वर्गीकरण फेलिस का पूरा हुआ। फेलिस डोमेस्टिका ये क्या होती है? ये होती है घरेलू बिल्ली। पैंथेरा में अगर वो है पैंथेरा लियो तो वो होता है शेर। अगर वो है पैंथेरा टिग्रिस तो वो होती है बाघ। और अगर है पैंथेरा पारडस तो वो होता है तेंदुआ। समझ में आया? फिर कैनिस की बात करते हैं। अगर कैनिस में होता है फेमिलियरिस तो ये होता है कुत्ता। क्या होता है? कुत्ता, कुकुर जिसे आप कहते हैं, कुत्ता। ठीक है, कैनिस फेमिलियरिस। और अगर ये होता है ल्यूपस, ल्यूपस होता है वुल्फ। क्या होता है? वुल्फ माने भेड़िया। तो कैनिस ल्यूपस, ल्यूपस माने भेड़िया। और बताइए अगर आपको कोई और पता हो। और तीसरा होता है ऑरियस, कैनिस ऑरियस। ये होता है जैकॉल माने सियार। तो देखो बेटा, ये मैंने इसलिए बनाया, ये सब आपकी एनसीईआरटी में है। अब ये है जातियां। तो जातियों के समूह को कहते हैं वंश, वंशों के समूह को कहते हैं कुल, कुलों के समूह को कहते हैं गण, गणों के समूह को कहते हैं वर्ग, वर्गों के समूह को कहते हैं संघ, और संघों के समूह को कहते हैं जगत। तो ये जितना भी लिखा है सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन पैराग्राफ फॉर्म में। और मैंने आपको कितनी आसानी से बता दिया है ये रे डायग्राम की फॉर्म में, है ना बच्चों? चलिए अब बढ़ते हैं। एक उदाहरण हम आखिरी क्लास पूरी करने से पहले पढ़ेंगे, पादप जगत का। पादप जगत, इसमें भी मैं सातों टेक्सा लिख लेता हूं, है ना? तो सबसे पहले मैंने लिखा जगत, फिर लिखा भाग, भाग समझते हो ना, जैसे आपका एंजियोस्पर्मी हो गया। फिर मैंने लिख दिया वर्ग। ठीक है, वर्ग के बाद आ जाएगा गण, गण के बाद आ जाएगा कुल, कुल के बाद आ जाएगा वंश, और वंश के बाद आ जाएगी जाति। चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले
मैंने जगत क्या ऊपर ही लिख दिया है, ये है पादप। तो यहाँ पर मैंने पादप जगत लिखा है। पादप जगत में कितने भाग होते हैं? 5। कौन कौन से? शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब हम बात करेंगे इधर, जिसकी बात करेंगे उस पर गोला लगा देता हूं। अब हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म की। तो एंजियोस्पर्म में वर्ग कितने आएंगे? 2 आएंगे, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो यहां पर मैंने लिखा है मोनोकोटिलीडनी और डाइकोटिलीडनी। तो मोनोकोटिलीडनी का भी एक आध बता दूंगा मैं आपको, डाइकोटिलीडनी की भी एक आध बात बता दूंगा। मोनोकोटिलीडनी माने एक बीजपत्री, उसके एक गण की हम बात करते हैं पोएल्स। इसके एक कुल की बात करते हैं हम पोएसी। पोएसी में जरा हम बात कर लेते हैं 3 वंशों की। पहला है ट्रिटिकम, दूसरा है ओराइजा, तीसरा है जिया। ट्रिटिकम, ओराइजा, जिया। ट्रिटिकम की एक जाति की बात कर लेते हैं, एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम क्या होता है? गेहूं। ओराइजा सेटाइवा क्या होता है? धान माने चावल। और जिया मेज क्या होता है? मक्का। तो ये हो गई हमारी जातियां, हाँ या ना? ऐसे ही हम डाइकोटिलीडनी में कुछ गणों की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने गण की बात की जो है पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स, और इस पॉलीमोनियल्स में कुछ उनकी बात कर लेते हैं कुलों की, जैसे कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी। कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी। मैंने यहाँ 2 कुल बना दिए हैं। तो कॉन्वोल्वुलेसी में डिटेल में बात नहीं करेंगे, सोलेनेसी में कर लेते हैं। अब सोलेनेसी में हम बात करते हैं वंश की। तो एक वंश है सोलेनम। सोलेनम में आलू और बैंगन आते हैं। एक हमने ले लिया पिटूनिया और एक ले लिया डाटूरा। 1, 2, 3। अब सोलानम में 3 जातियां ले लेते हैं। अगर है सोलानम ट्यूबरोसम तो वो होगा आलू। अगर है सोलानम मेलोनजेना तो वो होगा बैंगन। अगर है सोलानम नाइग्रम, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सोलानम नाइग्रम ये क्या है? मकोई। ऐसे ही पिटूनिया एक फूल है, पिटूनिया में एक वंश में लिख रहा हूं पिटूनिया एल्बा, ये है पिटूनिया, ये फूलों का पौधा है।
और डाटूरा एल्बा या डाटूरा स्ट्रोमोनियम, ये भी क्या है, धतूरा। तो आप देखो, जातियों के समूह को वंश कहते हैं, वंशों के समूह को कुल कहते हैं, कुलों के समूह को गण कहते हैं, गणों के समूह को वर्ग कहते हैं, वर्गों के समूह को भाग कहते हैं, और भाग के समूह को जगत कहते हैं। ठीक है, तो ये भी टेबल आप याद करना, ये भी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे से एक टेबुलेटेड फॉर्म में पढ़ा दिया है। ठीक है, अब वापस आते हैं और मैं बताता हूँ, आज हमने नामकरण और द्विनाम नामकरण पद्धति के बारे में पढ़ा, वर्गीकरण और वर्गीकी के बारे में पढ़ा, वर्गीकी संवर्ग पढ़ा और वर्गीकीय श्रेणियां पढ़ी। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, तो अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, और वो क्वेश्चन है ये, निम्न में से कितनी वर्गीकीय श्रेणियां विस्तृत श्रेणियां हैं, मतलब प्रमुख श्रेणियां हैं। तो इस पे टिक लगाना शुरू करते हैं। जाति प्रमुख श्रेणी है, लेकिन ट्राइब प्रमुख श्रेणी नहीं है, ये मध्यवर्ती है। कुल प्रमुख है, संघ प्रमुख है, वंश प्रमुख है ना, उपकुल प्रमुख नहीं है, सीरीज प्रमुख नहीं है, लेकिन गण प्रमुख है। गिन लो, 1 2 3 4 और 5, तो आंसर हो गया आपका 5। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन भी हो गया। और हमने क्या किया, हमने एक डीएसए 10 क्वेश्चन की डीएसए आज शेयर कर दी है। तो ये डीएसए आज आप सॉल्व कर लेंगे, और हम ये चैप्टर हमारा आज खत्म हो चुका है। तो कल का चैप्टर जो है वो हम शुरू करेंगे, जीवों का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में 2 लेक्चर लगे और 2 डीएसए लगी, दोनों डीएसए आप सॉल्व कर लेंगे। कोई डाउट्स होगा तो हम कल क्लास में पहले वो डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं, आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं फिर